अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी नौजवानों, ई कैट का पेपर सर पे आने वाला है। और ई कैट के लिए बच्चे इस दफ़ा जो सेकंड ईयर जिस अंदाज से बच्चे कर रहे हैं वो वाकई उनको सलाम करने को दिल करता है, बल्कि दो फर्शी सलूट मारने को दिल करता है। जिस अंदाज से वो सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, जिस अंदाज की वो ई कैट की तैयारी और बहुत से फास्ट नस जीआईकी के साथ वो चल रहे हैं, तो वाक़ई उन बच्चों को जो है वो सलाम करने को दिल करता है, दिल से दुआएँ निकलती हैं, अल्लाह ताला उनको उनके मकासद में कामयाब करे। तो एक छोटा-सा गेस पेपर कि ई-कैट का पेपर कैसे हो सकता है, आप लोगों ने मॉक टेस्ट भी दिया होगा। तो हो तो ये रहा था कि वो एक 2-2 3-3 लाइनें देकर आपको क्वेश्चन पूछते, आपको 2-2 क्वेश्चन करके 10 पूरे कर लेते। लेकिन ये है कि जो मॉक टेस्ट में उन्होंने एक ही पास पेपर का एक पिछला कंटेंट था, वो पिछले पास पेपर 2016-17 का शायद पेपर था, वो उन्होंने पेपर दे के वैसे ही, और साथ ही उसको स्क्रॉल करना पड़ता था, साइड पे क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो उसको स्क्रॉल करने में मुश्किल पड़ रही थी। तो वो ज़ाहिर-सी बात है ये एक टफ थिंग है। तो खैर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का हम थोड़ी-सी शुरू करते हैं कि गेस कैसे हो सकता है। इससे पहले कि हम बेटा समझें कि पेपर कैसे हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन होती क्या है। तो कोई भी पेपर अगर आपके सामने आ जाए, कोई पैसेज आ जाए, तो यू कैन सॉल्व इट वेरी ईज़िली। ठीक है ना बेटा? पैराग्राफ में और पैसेज में फ़र्क होता है। पैराग्राफ एक कंप्लीट यूनिट होता है जिसके अंदर पहला सेंटेंस जो है टॉपिक सेंटेंस होता है, बाद में उसकी डिटेल दी जाती है, एंड में उसको कंक्लूड कर दिया जाता है। पैसेज में ऐसा नहीं होता बेटा। पैसेज के अंदर हो सकता है कि वो पैराग्राफ ही का हिस्सा हो, या ये कि उसमें 2-3 पैराग्राफ हों, उसके अंदर एक आइडिया उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। एनी हाउ, तो वो आपको किससे देगा, आपको उनसे तैयार रहना है। मतलब आपका जो 2 इसमें दो पार्ट होते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, मतलब 2 अफराद उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। एक राइटर होता है जो अपनी बात को लिखता है, देखिए इसके दिमाग से बातें रीडर के दिमाग तक आ रही हैं। देखिए रीडर का दिमाग जो है ना रेड हो गया है, पक गया है, मतलब उसकी बातें सुन-सुन के या उसकी बातें पढ़-पढ़ के। तो ये जो रीडिंग का प्रोसेस होता है ना, ये राइटिंग से भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसने राइटर की बात को समझना होता है। तो राइटर क्या करता है, राइटर के पास या जो बातें होती हैं वो लिटरल होती हैं या फिगरेटिव होती हैं, कॉन्टेक्सचुअल होती हैं। वो अपने मैसेज को वर्ड के ज़रिए तक रीडर तक कन्वे करता है, और रीडर जो है उसको फिर डिकोड करता है, और इस प्रोसेस को कॉम्प्रिहेंशन प्रोसेस कहते हैं। तो ऑन द पार्ट ऑफ रीडर, आप चूँकि रीडर हैं, आपने पढ़ना है, तो आपके पास ये सलाहियतें होनी चाहिए। आपके पास लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए टू इन्फ्रेंस ऑप्शन, कि आप इनके ऑप्शन को इन्फ्रेंस कर सकें। रीड बिटवीन द लाइन्स, छुपी हुई बातों को समझ सकें, वो क्या कहना चाहता है। रीज़निंग द रिटोरिक्स कर सकें, मतलब रिटोरिक होता है एक बात को बार-बार कहा जाता है, उसमें रीज़न दी होती है कि ऐसा क्यों है, उसको समझ सकें। मेन मोटिव थ्रू कंपैरिज़न कंट्रास्ट से समझ सकें असल बात वो क्या कहना चाहता है। आपके पास ये भी सलाहियत होनी चाहिए कि रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी हो, आपके पास वर्ड पावर वोकैब्युलरी बहुत अच्छी हो, आपके पास रिटेंशन टेक्निक भी हो, कि रिटेंशन हो आपके पास, कि जो आपने पैसेज पढ़ा है, वो आपके दिमाग दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा। इस तरह से आपके पास समराइज़ करने की सलाहियत भी आपके पास हो, ठीक है। अच्छा रीडर वो होता है जो एक दफ़ा पैसेज पढ़ लेता है, फिर उसको क्वेश्चन से मतलब बार-बार पीछे नहीं जाना पड़ता। ये स्किल होती है, और इसकी ज़ाहिर बात है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से होती है? एक आपको स्किमिंग आनी चाहिए, दूसरी आपको स्कैनिंग आनी चाहिए। स्किमिंग से मुराद ये कि होता है कि आपने पूरा पैसेज पढ़ा, आपको समझ लग गया कि यार इसमें ये क्या लिखना चाहता है। स्कैनिंग होता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है उसका आंसर पैसेज में किस हिस्से में है, उसको वहीं पे जाके नज़र रखना और वहीं बताना, देखो ये इसका आंसर है। इसको स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग स्किमिंग से भी मुश्किल होती है, क्योंकि आपने टिपिकल पॉइंट को ढूँढना होता है पैसेज के अंदर कि वो कहाँ है, फिर उसके मीनिंग तक जाना होता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बेस्ट टेक्नीक वो होती है, बेस्ट रीडर वो होता है जो उसने एक दफ़ा पैराग्राफ पढ़ लिया, बस उसको फिर ज़रूरत नहीं है दोबारा उसको पैराग्राफ पढ़ने की। और ये आइडियल सिचुएशन तब होती है जब एक चीज़ को क्या करते हैं, एक्सटेंसिवली रीडिंग होती है या आपकी इंटेंसिव रीडिंग होती है। इन दोनों में से कोई एक रीडिंग है, तो आप स्किमिंग, स्कैनिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी? तो चलते हैं अब प्रोबेबल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो पक्की बात है, क्वेश्चन 8 ही आने हैं, या टॉपिक ऑफ द पैसेज पूछेगा, या थीम पूछेगा, या मीनिंग पूछेगा, या वो टोन, मूड, एटीट्यूड पूछेगा, या स्पेसिफिक डिटेल्स पूछेगा, या जजमेंट अबाउट स्पेसिफिक डिटेल पूछेगा, या आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शन पूछेगा, या स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा। ये 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में आने ही आने हैं, और हो सकता है कि इस दफ़ा वो स्ट्रेंथनिंग द स्टेटमेंट और वीकिंग द स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछ ले। हाँ जी बेटा जी, ये है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का गेट जिसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे, और ये आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी जिसमें आप जाना चाहते हैं। बस एक क्लिक अवे है, इस कॉम्पोनेंट पैसेज को सॉल्व कीजिए और यूनिवर्सिटी में पहुंच जाइए। लेकिन बेटा ये एक पैसेज आपके सामने है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पैसेज आएगा, साथ उससे क्वेश्चन आते जाएंगे। पैसेज को समझने का तरीका सीख लें, जितना अच्छा आप इसको पैसेज को समझेंगे,
उतना अच्छा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बेटा ये मैंने रेड के अंदर क्या किया, ये रेड में मैंने सब्जेक्ट बनाया, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये सब्जेक्टिव है और ये वर्ब है। इसमें ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन। और ये देखें, ये इट वाला ये प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। अब देखें ये अलास्का पाइपलाइन, ये इट और ये पाइप और ये द पाइप और ये स्टील रेक और ये द पाइपलाइन, द पैटर्न, ये आप देख रहे हो कि द पाइपलाइन, ये सारी बातें पाइपलाइन के बारे में हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो पैसेज है, इसके जो मेन आइडिया है वो मस्ट बी रिलेटेड विद द पाइपलाइन है। पाइपलाइन के बारे में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ स्टार्ट्स लिखा हुआ है, ये स्ट्रेच लिखा हुआ है, ये बिगन्स है, इसका मतलब प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, कितना आसानी से आप इसको समझ रहे हो। ये बड़ा ट्रिक होता है कि अगर आपने जब पैसेज पढ़ना तो आपको आसानी समझ में आ रही है। अब सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस पाइपलाइन के हवाले से होंगे कि वो कहाँ से गुजर रही है, कितनी लंबी है, कितना उसका क्या प्रोसेस चलता है, उसका क्या फायदा होता है, उसको बनाने में कितने लोगों ने काम किया। ठीक है मेरे बच्चों, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। ये पास पेपर जो है ना, मैंने 2015 का पास पेपर में से ये आपके लिए एक टेस्ट किया हुआ है। ऐसे ही पहले में था कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको देगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसने सैंपल में चूंकि एक ही पैराग्राफ दिया था, तो मैं भी आपको इसी तरह की टेक्निक से बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है जी, अब हम इसको पैसेज को पढ़ लेते हैं जल्दी से। आपने बेटा ये पैसेज खुद पढ़िएगा, आपको पता चलेगा दी अलास्का पाइपलाइन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है और स्ट्रेस किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northmost states in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins. It is massive in size and extremely complicated to operate. The steel pipe cross wind-swept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen ground. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, makes its way through thick forest, and passes over or under hundreds of rivers and streams. The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrel or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily, resting on H-shaped steel cracks called bends. Long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth. Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground or return to the surface later on. The pattern of the pipeline's up and down route is determined by the often harsh demands of the Arctic and subarctic climate, the tortuous lay of the land, and the varied compositions of soil. Rock or permafrost means permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground. The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil. One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money. So, 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost. Each company controlled oil rights to particular share of land in the oil fields and paid into the pipeline construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortage, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completed and is operating. You see that we all talked about here, we read all about the Alaska pipelines, the process it was made, the difficulties it arises, and ultimately the project was completed. This is all about. आते हैं इसकी क्वेश्चन की तरफ। बट अगेन ये आपका मेन ब्लॉक है यूईटी का, और यहाँ पे इसका हिस्सा बनने के लिए और यूईटी लिखवाने के लिए और इसका फन में हिस्सा करने के लिए
You just a click away, answer this question, and inshallah you will be there. The passage primarily discuss the pipeline, but ये क्वेश्चन कौन सा है? ये मेन आइडिया क्वेश्चन है। तो किसके बारे में बात कर रहा है? कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है बेटा उसको। द वर्ड इट इनटू लाइन 4 रेफर्स टू द पाइपलाइन। बार बार इट की बात की है, तो पाइपलाइन के बारे में आंसर कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में अकॉर्डिंग टू द पैसेज 84 मिलियन गैलन ऑफ ऑयल कैन ट्रेवल थ्रू द पाइपलाइन ईच day. Remember that the second paragraph last day, each day. And then there is a question like number 3. What is that question? And the question is said, the passage, the phrase resting on line 13 is closest in the meaning to। बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि आपने तो पैसे पढ़ा तो वापस ले, आप जाएं बिल्कुल उस पर देखें लाइन 13 के अंदर रेस्टिंग ऑन का क्या मीनिंग है। ठीक है, और आप देखेंगे कंसिस्ट ऑफ, ये आई कैचर है, और सपोर्टिंग बाय, पासिंग अंडर, प्रोटेक्टेड बाय। तो ये जो कंसिस्टिंग ऑफ जो आई कैचर है ना, यही बाज का आंसर भी होता है आपका। तो सपोर्टेड बाय जो है ना वो नहीं, इसका कंसिस्टिंग ऑफ इसका आंसर है, कंसिस्टिंग ऑफ दिस। तो इसके बाद ये द वर्ड अंडरटेकन इन लाइन 26, अंडरटेकन का जो आंसर है वो है यहाँ पे द वर्ड अंडरटेकन इन लाइन इंक्लूड द मीनिंग्स टू सिलेक्टेड के मानो में इसका आंसर जाएगा सिलेक्टेड। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो आंसर है, हाउ मेनी कंपनीज शेयर द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, तो बेटा 8 कंपनीज का आंसर है। ठीक है, इसके बाद ये नंबर 9, 10, 9 और 8 क्वेश्चन। द वर्ड पर्टिकुलर 9 मींस मोस्ट नियरली मींस, पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक। It says which of the following determine what percentage of the cost each member of the consortium pay। तो बेटा जी वो क्या है? फॉलोइंग डिटरमिन व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट, कितनी परसेंटेज कॉस्ट की पे करेंगे। हाउ मच ऑयल फील्ड लैंड ईच कंपनी ओन, जितनी जितनी उसकी लैंड ऑयल कंपनी के पास है उतने उतने वो एक्सपेंडिचर पे करेंगे। इस तरह से विच टर्म इज यूज फॉर एन अर्थ कवरिंग दैट ऑलवेज रिमेन फ्रोजन, तो वो आपका होगा परमाफ्रॉस्ट। ठीक है जी, तो आई होप सो दीज आर द थिंग्स दैट इंशाल्लाह आपने इसको देखा, और आई होप सो कि आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद इंशाल्लाह आप इसमें से 10 में से 10 आपके ठीक होंगे और पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डू लेट मी नो दैट हाउ मच दिस एक्सरसाइज रिमेन fruitful for you and you got so many things for it। तो बट अपना ख्याल रखिएगा अपना, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपका टेस्ट कैसा हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।